नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार में आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगामी आम चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारी। वसई में भाजपा महायुति के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव। बहुजन विकास अघाड़ी के नगर सेवक भाजपा में शामिल। कल्याण डोंबिवली में शिवसेना को मजबूती। सोनी आहिरे की शिवसेना में शामिल होने की घोषणा। विकास के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प। चुनाव की घोषणा के साथ मुंबई में सियासी हलचल तेज। शहर की गलियों और नाकों पर मराठी अस्मिता वाले पोस्टर वार से चुनाव से पहले गरमाया सियासी माहौल। सूरत में एसओजी पुलिस की कार्रवाई। ऑनलाइन गोगो पेपर बेचने वालों पर छाप। गोगो पेपर का कारोबार के लिए जाने सूचना। लालू यादव की अवैध संपत्ति पर बनेगा स्कूल कॉलेज। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दोहराया बयान। कहा स्कूल बनेगा जरूर। पटना में केंद्रीय विद्यालय के पास 5 कट्टा जमीन पर कार्रवाई शुरू। बात करें खबरों की, जहां वसई विरार शहर महानगर पालिका के आगामी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं वसई और विरार महानगर पालिका के 29 प्रभागों में 115 सीटों के लिए भाजपा के करीब 550 इच्छुक उम्मीदवारों ने पार्टी नेतृत्व के पास आवेदन जमा किए हैं। वहीं विरार महानगर पालिका का चुनाव महायुति के साथ मिलकर लड़ा जाएगा। इस दौरान बहुजन विकास अघाड़ी के पूर्व सभापति और नगर सेवक बड़ी संख्या में भाजपा में शामिल हुए, जिससे पार्टी की ताकत और भी बढ़ी है। उन्होंने नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस के विकास कार्यों से प्रेरित होकर भाजपा में प्रवेश करने की बात कही। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा, यह स्पष्ट आश्वासन स्नेहा दुबे पंडित ने दिया है। उन्होंने कहा कि जिन इच्छुक उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिलेगा वे सभी कमल के लिए काम करेंगे और महायुति की सत्ता लाने में पूरी मदद करेंगे। नगर पालिका की आचार संहिता डिक्लेयर हुई है। अभी 1 महीने के बाद 15 जनवरी को मतदान होने वाला है और 16 को उसका निकाल आने वाला है। बहुत दिनों से, बहुत महीनों से जिसकी प्रतीक्षा हम सभी कर रहे थे, वो आज दिन आया है। महानगर पालिका का चुनाव होना बहुत जरूरी है महानगर पालिका के क्षेत्र के विकास के लिए, और आज वो दिन आया है। भारतीय जनता पार्टी और महायुति इस इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है और हम बहुत जोरों शोरों से इसकी तैयारी कर रहे हैं। हम इस चुनाव में पूरी ताकत से उतरने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़े, बात करें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एवं शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे की प्रमुख उपस्थिति में कल्याण के एक भव्य पार्टी प्रवेश समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न दलों के 4 पूर्व नगर सेवकों ने शिवसेना में जाहिर रूप से प्रवेश कर पार्टी को और मजबूती प्रदान की है। उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की पूर्व नगर सेविका उर्मिला गोसावी, कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक अरुण गिद्ध व पूर्व नगर सेविका वंदना गिद्ध तथा बहुजन समाज पार्टी की पूर्व नगर सेविका सोनी आहिरे ने शिवसेना में शामिल होने की घोषणा की। इस अवसर पर आमदार राजेश मोरे, जिला प्रमुख गोपाल लानगे और नीलेश शिंदे भी उपस्थित रहे। नेताओं ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि इनके प्रवेश से कल्याण डोंबिवली क्षेत्र में शिवसेना की संगठनात्मक शक्ति और जनाधार को नई ऊर्जा मिलेगी। पार्टी प्रवेश समारोह में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्षेत्र के विकास के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प व्यक्त किया। बात करें वसई विरार महानगर पालिका की, सार्वजनिक चुनाव पूरे 10 साल बाद संपन्न होने जा रही है। 29 प्रभागों में कुल 115 नगर सेवकों का चुनाव किया जाएगा। इसके लिए महानगर पालिका की ओर से व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 28 जुलाई 2020 को वसई विरार महानगर पालिका का कार्यकाल समाप्त हो गया था। इसके बाद कोरोना महामारी और अन्य कारणों की वजह से चुनाव लगातार चलते रहे। अब आखिरकार 10 साल बाद यह चुनाव कराए जा रहे हैं। इस चुनाव के तहत 15 जनवरी को मतदान होगा, जबकि 16 जनवरी को मतगणना की जाएगी। यह वसई विरार महानगर पालिका की तीसरी पंचवर्षीय चुनाव होगी, जहां मतदाताओं को अंतिम सूची जारी की गई है,
जिसके अनुसार शहर में कुल 11 लाख से ज्यादा मतदाता पंजीकृत किए गए हैं। मतदान प्रक्रिया के 1400 मत केंद्र बनाए गए, करीब 6500 से अधिक कर्मचारियों को तैनाती की जाएगी और इसी के साथ ही मतदान केंद्रों, मतगणना केंद्रों, ईवीएम के लिए स्ट्रांग रूम, सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने आज वसई विरार महानगर पालिका के चुनाव घोषित किए हुए हैं। इसकी तैयारी हम पूर्व 2 महीने से कर रहे हैं और हम इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। हमने 1400 पोलिंग स्टेशन को आइडेंटिफाई किया है। हमने ईवीएम कहाँ स्टोर करना है उसके लिए सब जगह स्ट्रांग रूम भी बना ली है। हमने जो मैन पावर लगने वाला है उसके नाम हमारे पास आ गए हुए हैं। इलेक्शन के लिए जो भी सामग्री लगती है वो हमने प्रोक्योर कर ली। हम इलेक्शन कमीशन के घोषणा की राह देख रहे थे और वो घोषणा आज हो गई और हम इलेक्शन कमीशन के घोषणा के अनुसार इलेक्शन लेने में पूरी तरह तैयार है और पारदर्शी तरीके से हम इस इलेक्शन को पार कर लेंगे। स्टेट मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में मनपा और नगरपालिकाओं के चुनाव घोषित होते ही सियासी माहौल गर्मा गया है। सबसे ज्यादा चुनावी सरगर्मी मुंबई शहर में देखने को मिल रही, जहां चुनाव की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद मुंबई की गलियों और प्रमुख नाकों पर ऐसे पोस्टर लगाए गए जिनमें मराठी मानुष से जागने और एकजुट होने की अपील की गई है। इन पोस्टरों में मुंबई को बचाने और मराठी अस्मिता की लड़ाई का भावनात्मक संदेश दिया गया है। पोस्टरों में लिखा है कि मुंबई को मराठी लोगों से छीनने की कोशिश की जा रही है और मराठी समाज में अस्तित्व की अंतिम लड़ाई बताया गया है। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि ये पोस्टर किस संगठन या व्यक्ति की ओर से लगाए गए हैं। जैसे ही पोस्टरों की जानकारी सामने आई, आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए स्थानीय पुलिस और चुनाव आयोग ने अधिकारी सक्रिय हो गए और कई इलाकों से पोस्टर हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या यह मामला चुनावी नियमों के उल्लंघन का है। चुनाव से पहले शुरू हुए इस पोस्टर वार ने मुंबई की राजनीति को और भी गर्म बना दिया है। बात करें सूरत की, जहां स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप मतलब एसओजी पुलिस ने मादक पदार्थों के उपयोग में आने वाले गोगो पेपर की ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी है। एसओजी पुलिस ने गोगो पेपर बेचने वालों पर छापा मारकर जांच की। यह कार्रवाई उधना क्षेत्र के मगदल्ला रोड पर की गई है, जहां ऑनलाइन बैंकेट एप्लीकेशन के माध्यम से गोगो पेपर का कारोबार किए जाने की सूचना मिली। इसी सूचना के आधार पर एसओजी टीम ने मौके पर पहुंचकर गोडाउन पर जांच की है। इस कार्रवाई के दौरान डीसीपी राजदीप सिंह नकुम स्वयं मौके पर मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई की निगरानी की। पुलिस ने संदिग्ध वस्तुओं की जांच कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल एसओजी पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और ऑनलाइन माध्यम से हो रही अवैध बिक्री पर सख्त नजर रखी जा रही है। बात करें शेयर मार्केट में मोटे मुनाफे का लालच देकर करोड़ों की ऑनलाइन ठगी करने वाले एक बड़े साइबर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। ऑपरेशन म्यूल हंट के तहत सूरत साइबर क्राइम पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। देश भर में फैले करोड़ों साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा किया है। तो मामला शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट के नाम पर ही की गई सुनियोजित ऑनलाइन ठगी से जुड़ा है। शुरुआत में विश्वास दिलाने के लिए करीब 3,13,000 रुपए का फर्जी मुनाफा भी विड्रॉल कराया गया, लेकिन जब पीड़ित ने अपनी पूरी राशि वापस मांगनी चाहिए तो उसे कानूनी नोटिस और शेयर बाजार में बैन करने की धमकी देकर पैसे डालने का दबाव बनाया गया। जब जांच में सामने आया कि आरोपियों ने बैंक खातों को कमीशन पर किराए पर लेकर साइबर ठगी को अंजाम दिया, तो सूरत साइबर क्राइम पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपी धर्मेश कुमार चोपड़ा एवं हितेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। सूरत पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि साइबर अपराधियों के खिलाफ कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। लेकिन सवाल अब यहाँ पर वही है कि क्या आप लालच में आकर अपनी मेहनत की कमाई जोखिम में डाल रहे हैं। 12/12/2025 के दिन मतलब 4 दिन पहले जब ऑपरेशन म्यूल हंट की कामगिरी में हम बिजी थे तो उस समय कंप्लेनेंट यहाँ पर साइबर सेल में आए थे। उनके साथ 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुई थी। उस कंप्लेंट पर तुरंत ही एक्शन लेते हुए एसीपी श्वेता डैनियल, पीआई एनआर पटेल साहब और पीसी हार्दिक परमार ने बहुत अच्छी कामगिरी करते हुए 2 दिन में इस कंप्लेंट का डिटेक्शन किया है।
इस कंप्लेंट के डिटेक्शन में हमें 2 आरोपी मिले हैं, जिनका नाम है हितेश भाई और दूसरा है धार्मिक। ये दोनों का जो मुख्य रीति इनकी जो रोल है, ये भूमिका इनकी ऐसी है कि हम करंट अकाउंट खुलवाते हैं। करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन लिमिट ज्यादा मिलती है, फिर ये लोग उस करंट अकाउंट के किट को, जो उनके ऊपर वाले 2 वांटेड आरोपी है, नामसा फर्दा आरोपी है, जिनका नाम है यश और बशीर, उनको बॉम्बे तक पहुंचाते हैं। और उसके बाद जो साइबर फ्रॉड के पैसे हैं, जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के पैसे हैं, वो इन अकाउंट्स में आते हैं और उसके बाद उसको ये लोग आगे लेयर में, मतलब दूसरे वगैरह अकाउंट्स में ट्रांसफर करके विड्रॉ कर लिए जाते हैं। अब इसमें जो हमें नई चीज देखने मिली है वो ये है कि जनरली हमने ये सुना है कि एपीके फाइल की जो फ्रॉड होती है वो विक्टिम्स के साथ होती है, बट हमने इस केस में देखा है, जो हमने 2 आरोपियों को पकड़ा, दोनों आरोपियों के फोन में भी एक एपीके फाइल, जो चाइनीज एपीके फाइल है, वो डाउनलोडेड है। और उस एपीके फाइल का मूल उद्देश्य ये है कि जिस करंट अकाउंट को इन लोग ने खुलवाया है, उस करंट अकाउंट के नेट बैंकिंग आईडी से जो लिंक मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आता है, वो ये एपीके फाइल उस ओटीपी को यश और बशीर के फोन में रीडायरेक्ट कर देता है, जिससे कि ये लोग तुरंत ही उस पैसे को निकालकर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सके। और दूसरी चीज उसमें ये सामने आई है कि ये लोग ने आगे ये प्लान किया था, क्योंकि इनका जो अनुभव रहा है कि जितने भी हम करंट अकाउंट खुलवाते हैं वो लगभग 15 दिन में बंद हो जाते हैं, क्योंकि फ्रॉड ये लोग बहुत सारे करते हैं। तो इस हिसाब से इन्होंने ये सोचा, हम एक्चुअली आगे जाके 50 से 100 करोड़ का टर्नओवर दिखाते हुए एक एक्चुअली साड़ी का शोरूम हम सूरत में खोल लेंगे और बैंक वालों को वहां पे स्थल विजिट करवा के फिर हम उनसे ज्यादा ट्रांजैक्शन लिमिट ले लेंगे, ताकि अगर वो अकाउंट 15 दिन में बंद भी हो तो उनकी जो ट्रांजैक्शन है उसका उपयोग है वो मतलब ये लोग ज्यादा बड़े पैमाने पर करते हैं। ये जो आरोपी है, इनके पास से हमें 1.5 लाख रुपए के साथ साथ बात करें सूरत की, जहां अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए जोन 4 पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया है। पान के गल्लों पर चल रही गैरकानूनी गतिविधियों को लेकर यह कार्रवाई की गई। उमरा, वेसू, पांडेसरा, खड़ोदरा और अल्तान पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की गई है। इसी दौरान युवाओं और किशोरों को नशे की सामग्री बेचने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस ने पान के गल्लों पर अवैध सामान रखने और बेचने के मामलों में भी कार्रवाई की है। तो स्कूल और कॉलेज से 100 मीटर के प्रतिबंधित दायरे में गैरकानूनी वस्तुओं की बिक्री करने वालों पर विशेष रूप से कार्रवाई की गई। इस अभियान के दौरान कुल 18 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं पुलिस ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए आगे भी ऐसे ही अभियान लगातार जारी रहेगा। गुजरात राज्य के माननीय डिप्टी सीएम के सूचना अनुसार और सूरत शहर के पुलिस कमिश्नर सर के सूचना अनुसार सूरत सिटी के जोन 4 विस्तार में कल 14 दिसंबर 2025 के रोज रात में 9 बजे से 12 बजे के बीच में जितने भी ये पान के गल्ले या सिगरेट के शॉप्स ये सब आते हैं, इसमें अगर किसी भी तरह की गैर कायदेसर प्रवृत्ति चल रही है तो उसके खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही की है, जिसके अंतर्गत अठवा, उमरा, वेसू, पांडेसरा, खटोदरा और अल्थान, इन 6 विस्तारों में हमने 4 तरह की कार्यवाही की है, जिसमें कि सिगरेट के शॉप्स वाले अगर यंग बच्चों को किसी तरह की गैर कानूनी चीजें बेच रहे हैं तो उनके अंदर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। साथ ही साथ अगर किसी तरह के पदार्थ जिनका कि उनके पास बिल नहीं है और कहाँ से वो लेकर के आए हैं ये अगर वो पुरावा नहीं दे पाए हैं तो उनके अंदर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कलम 35(1)(e) के मुजब कार्यवाही की और कब्जे किया गया है। और साथ ही साथ सिगरेट और बीजा तंबाकू उत्पादन अधिनियम के तहत अगर स्कूल और कॉलेजेस के 100 मीटर के अंदर वो काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। इस तरह के टोटल 18 आरोपियों को के विरुद्ध जोन 4 पुलिस ने सूरत सिटी में कार्यवाही की है और आरोपियों को अटक करके आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। लालू यादव के अवैध संपत्ति पर स्कूल कॉलेज बनेगा, अब इसको लेकर एक्शन भी देखने को मिल रहा है। सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बीते दिनों यह बयान देकर साफ कर दिया कि स्कूल जरूर बनेगा। बता दें कि पटना स्थित केंद्रीय विद्यालय के पास 5 कट्ठा में बने मकान पर आयकर विभाग की ओर से नोटिस भी लगा दिया गया है। लालू यादव के अवैध संपत्ति जो है सीज की जाएगी और इसके बाद जो है वहाँ पर स्कूल खोले जाएंगे। यह हम नहीं कर रहे हैं, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं और गृह विभाग के मंत्री जो हैं सम्राट चौधरी वो कह रहे हैं। सम्राट चौधरी के इस एक्शन के बाद जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जो भी है कि लालू प्रसाद यादव की जो अवैध संपत्ति है उसको अटैच किया गया है। अभी हम उसी एक से जो उनके जो भवन है, उनके जो एक आवास था पहले जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके समय जो आवास था उसी आवास के हम पास हैं। इससे इधर शेखपुरा मोड़ है, शेखपुरा मोड़ के
बगल देखिए केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय के जस्ट सामने जो है उनकी एक संपत्ति है। 5 कट्ठा में ये प्लॉट बना हुआ है और 5 कट्ठा में पूरी तरीके से बिल्डिंग पसरा हुआ है। लेकिन अभी जो है इस पूरी तरीके से चारों जगह से कोना से जो है बैरिकेटिंग किया हुआ है और यहाँ पे जो गेट लगा हुआ है। तो एक तरफ से जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, वो तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से जो है लालू प्रसाद यादव ने जो अपनी संपत्ति जो अर्जित की है अब उसको लेकर जो है सरकार लगातार एक्शन मोड में है और सरकार जो है इस पर काम कर रही है कि अब उनके जो संपत्ति है अवैध संपत्ति उसको हम जो सीज करेंगे और वहाँ पर जो है सरकारी स्कूल बनाएंगे। ये बता दें कि जो प्राइम लोकेशन पर है आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति के लिए अस्थायी रूप से अटैच भी किया है। देख रहे होंगे तस्वीर आप, यहाँ पे नोटिस जो लगा हुआ है उसमें। और इसके बाद जो है लालू यादव के जो अभी जो गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, लालू यादव की पार्टी में लंबे समय तक रहे हैं तो लालू यादव के बखूबी से तमाम चीज़ों को जानते हैं। इसके बाद जो है वो लगातार अब जो है लालू यादव के जो सपना जो था उस सपना को अब के सपने पर जो है पानी फेरते नज़र आ रहे हैं और या कह सकते हैं कि उनकी जो संपत्ति है संपत्ति को जो लगातार वो खुलासा करते नज़र आ रहे हैं। और इससे पहले भी आपने देखा कि जब बिहार के जो उप मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी जो अभी दिवंगत हो गए, उन्होंने भी लगातार जो है लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो मोर्चा खोला, चाहे वो चारा घोटाले मामला हो, चाहे इसके साथ ही साथ जो आप ज़मीन के बदले नौकरी के मामला को आप देख रहे होंगे, लैंड फॉर जॉब मामला हो, उस तमाम मामलों को लगातार वो उजागर करते रहे हैं। और ऐसे में अब जो है सम्राट चौधरी जो हैं वो भी जो है लगातार उनके इस मामले को उजागर कर रहे हैं कि उनकी जो अवैध संपत्ति है उस अवैध संपत्ति को जो है हम कब्जा करेंगे और वहाँ पे सरकार जो है स्कूल बनाएगी। बता दें कि कोयया कोठी जो हम आपको दिखा रहे हैं पटना स्थित शेखपुरा मोड़ के पास है, सेंट्रल स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय के सामने है। और इसमें अभी देख रहे होंगे तमाम जो पेड़ लगे हुए हैं और पेड़ के साथ साथ बैक एरिया भी बना हुआ है। यहाँ पे पार्किंग का भी व्यवस्था है। अंदर में जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव तो यहाँ पर आके जो पार्टी शार्टी करते थे वो अपने दोस्तों के साथ और इसके साथ साथ जो अपने अधिकारियों के साथ पार्टी शार्टी करते थे। और यहाँ पर देखा था कि 10 कमरे बनी हुई है इस बिल्डिंग में और इसके साथ साथ जो है चौखट सलामत है और तमाम जो चीज़ है बिल्डिंग को आप देख रहे होंगे कि एक भी बिल्डिंग में दरार नहीं है। बिल्डिंग पूरी तरीके से मरम्मत है क्योंकि पुराने ज़माने में जिस तरीके से जो घर बनते थे उसका लंबे समय तक आयु रहता था, उसी तरीके से यह जो देख रहे होंगे इसका अब इस बिल्डिंग में कोई दरार नहीं आया है। बिल्डिंग को अगर अच्छे से मेंटेनेंस कर इसको अगर पेंटिंग कर दिया जाए तो इसको नहीं कह सकते कि अभी का बिल्डिंग पहले का बिल्डिंग बना हुआ लगेगा कि नया ही बिल्डिंग बना हुआ है। तो ऐसे में जो अब जो है इस निर्णय के बाद जो है लगातार जो लोग अलग अलग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। जहां एनडीए के सहयोगी दल हैं वो तमाम कह रहे हैं कि सरकार की अच्छी सोच है और सरकार ऐसी अगर निर्णय लेती है तो लालू यादव की बेचैनी क्यों बढ़ी हुई है, क्योंकि लालू यादव अगर ज़मीन अगर किसी का अर्जित नहीं की है तो उनको डर किस बात का है। और यह एक अभी एक अगर जिक्र किया जाए 20 सालों से यह बंगला जो है खाली पड़ा हुआ है और अब जो है यहाँ पे नशेड़ियों के कह सकते हैं कि अड्डा भी बन गया है। तस्वीर आपको अंदर के दिखाएंगे, अपने कैमरा पर्सन गांधी को कहेंगे कि अंदर के जो तस्वीर है वो तस्वीर दिखाएं किस तरीके से वहाँ जो बोतल हो, चाहे वो सिगरेट के पैकेट हो, ऐसे जो नशे वाले जो चीज़ें हैं वो अंदर में बिखरा हुआ है। और उसके साथ साथ अंदर जो आवास है वो आवास में भी बिखरा हुआ है। खिड़की या दरवाजे लगा हुआ था, वो तमाम दरवाजे खिड़की जो है टूटा हुआ है। देखिए आप ये कह सकते हैं कि एक नशेड़ियों का यह अड्डा बन चुका है। और इसके साथ साथ यहाँ के आसपास के लोगों को कई लोग हैं वो यहाँ के लोग से पहले हमने बातचीत किया, कुछ बच्चे से भी हमने बातचीत किया तो बच्चे का भी कहना था कि अगर सरकार इस तरीके से निर्णय लिए है तो एक अच्छी सोच है सरकार की। और बता दें कि आयकर विभाग की अगर माने तो आयकर विभाग के मुताबिक जो है ज़मीन की मौजूदा सरकारी कीमत जो है 3.67 करोड़ रुपया। बाज़ार में ऐसे लोकेशन की ज़मीन की कीमत 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो सकती है। और इसके साथ इस ज़मीन के बगल में एक कार कंपनी का शोरूम है, यानी कि प्राइम लोकेशन पे कह सकते हैं कि पटना के प्राइम लोकेशन पे ही ज़मीन है और इस ज़मीन की जो है करोड़ों में कीमत है। और ऐसे में अब जो है सरकार निर्णय ली है कि अब इस जो ज़मीन पर जो है स्कूल बनाएंगे। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सम्राट चौधरी का जिस तरीके से बयान आया और इनकम टैक्स ने इनको अवैध संपत्ति
इस ज़मीन को अवैध संपत्ति के रूप में अटैच किया, तो अब इसके बाद जो है सरकार इस पर जो है अपने अमल जो है सरकार रह पाती है, या फिर जो है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कोई और बड़ा कोई बड़ी डिसीजन ली जाती है, उसके बाद जो है सरकार जो है इस पर जो है बिखरते नज़र आएगी, या फिर जो है सम्राट चौधरी जो है जिन्होंने बयान देकर पूरे बिहार के राजनीतिक सियासत को गरमा दिया, क्या वो सम्राट चौधरी का बयान जो है बयान तक ही सीमित रहता है, या फिर जो है कोई सरकार है इस पर कोई ठोस कदम उठाती है, या फिर जो अवैध संपत्ति अगर है तो इस पर स्कूल बना पाती है। कैमरा पर्सन गांधी के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। बात करें पटना, दानापुर अनुमंडल और छावनी परिषद प्रशासन की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। झुंझुनू रोड मोड़ से मल्टी मोड़ तक सड़क के दोनों किनारों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। इसी दौरान नाला पर बने साइयोटा अस्थायी अतिक्रमण, सड़क किनारे लगी झोपड़ियों और गुमटियों के ध्वस्त कर दिए गए हैं। अभियान के दौरान कागजी मोहल्ला मोड़ के पास ओटा तोड़े जाने वाले को लेकर अतिक्रमणकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। हालांकि बाद में प्रशासन की समझाइश की स्थिति से शांत करा दिया गया। अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा है कि पक्के और स्थायी अतिक्रमण करने वाले को नोटिस देकर छोड़ दिया जाता है, जबकि गरीब और लाचार लोगों को ओटा पर बुलडोजर चलाया जाता है और उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। ये अनुमंडल पदाधिकारी दानापुर के आदेशानुसार पिछले 8 दिनों से अतिक्रमण विरोधी अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसमें अभी सदर बाज़ार में तीसरा दिन ये अभियान चल रहा है और आज काली मंदिर से इमली तक कराया जाएगा। इसमें जो अतिक्रमण सरकारी भूमि पर अतिक्रमित किए हुए हैं, ओटा निकाले हुए हैं, वो सबको हटाया जा रहा है और फाइन भी किया जा रहा है। इसके अलावा जो सड़क पे जो गाड़ी लगाया रहता है तो उनसे भी जुर्माना वसूला जा रहा है। कुछ लोग का ये है कि कुछ का मकान टूटा है, कुछ लोग का या नहीं तोड़ा गया, क्या कुछ है? नहीं, लगभग सभी को तोड़ा ही गया है और जो तोड़ रहे हैं तो उनको कुछ जुर्माना करके कुछ समय दिया गया है। जो खुद ही तोड़ रहे हैं तो उनको जुर्माना किया गया है और उन्होंने समय लिया है। कुछ लोग को नोटिस भी किया गया है क्या? हाँ, कुछ लोग को नोटिस भी हुआ है, तो 5-6 लोग को नोटिस हुआ है। अपना परिचय दीजिए। अमरेंद्र कुमार, नगर प्रबंधक, नगर परिषद दानापुर। लालू के अवैध संपत्ति पर स्कूल बनाए जाने के सम्राट चौधरी के निर्णय को लेकर बिहार के स्कूली बच्चों में भी खुशी की लहर है। बच्चों ने कहा कि सरकार यह निर्णय ले रही है तो बहुत अच्छी बात है, इससे गरीब बच्चे भी पढ़ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। बता दें कि अभी जो सरकार जिस जमीन पर निर्णय लिया है वह जमीन पटना के शेखपुरा स्थित केंद्रीय विद्यालय के पास है। बिहार सरकार ने ऐलान किया और सम्राट चौधरी जो गृह विभाग के मंत्री हैं उन्होंने ऐलान किया कि लालू यादव की जितनी भी अवैध संपत्ति है उस अवैध संपत्ति पर स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे। बता दें कि अब उसी हम संपत्ति के पास हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जो है यहाँ पे वह जो यहाँ पे अटैच भी किया गया कि जो ज़मीन है अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। और एक तरफ जो केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय के कुछ बच्चे हैं वहाँ, उनसे बात करेंगे उनका क्या कुछ कहना अगर सरकार के इस फैसले को लेकर। क्या नाम हुआ है? मेरा नाम कुमार अभिनव हुआ। अच्छा अभिनव, अभी जो सरकार है बिहार सरकार उन्होंने निर्णय लिया है कि लालू यादव की जो अवैध संपत्ति है, चाहे जो भी सरकारी ज़मीन है उसको जो कोई कब्जा किया वहाँ पे स्कूल बनेगी, तो कैसा ऐसा महसूस होता है? अच्छा है, सब बच्चों को शिक्षा मिलेगी, अच्छा ये सोच है सरकार का। कर दे तो अच्छा बात है, अब देखिए करते है कि नहीं करते हैं सरकार। ये जो प्रॉपर्टी देख रहे हो लालू यादव की प्रॉपर्टी है, पता है? पता तो नहीं था लेकिन पता अभी चला। अब सरकार अच्छा करेगा तो अच्छा रहेगा, बच्चों को शिक्षा स्कूल अगर बन जाएगा तो इससे फायदा होगा। फायदा तो हो गया अंकल, सबको होगी, हम लोग को भी होगी। स्कूल का यहाँ पे बनेगा तो फायदा होगा। हाँ, फ़ायदा तो होगा ही अंकल, और भी बच्चे जो गरीब बच्चे हैं उन लोगों को पढ़ने में आसानी होगा, ज़्यादा पढ़ाई कर पाएंगे वो लोग अच्छे से, महंगे स्कूलों में जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा उन लोग को, इसलिए अच्छा ही होगा जो होगा। सरकारी स्कूल में लोग जो हाँ, और ये हेल्प भी होगा, सरकार अगर सपोर्ट करेगी बच्चों को तो अच्छे अच्छे लोग और निकलेंगे हम लोग के ये स्टेट से और कंट्री से भी। हाँ अंकल, और क्या बोले? कौन क्लास में पढ़ते हैं? 10th में अंकल। क्या करना है आगे चल के? अभी अंकल बहुत कुछ, हम तो बहुत कुछ सोचे हुए हैं, ठीक से नहीं अभी आइडिया है कि एक ही गोल टाइप का नहीं है,
भी बहुत कुछ सोचे इसीलिए। ये लालू यादव की संपत्ति है, सरकार ने ऐलान किया है कि जितनी भी अवैध संपत्ति है किसी का भी हो, लालू यादव का हो या किसी और का, वहाँ पे स्कूल बनाए जाएंगे। कैसा है? मतलब बहुत अच्छा विचार है। अगर स्कूल अगर बनता है तो मतलब ये खंडर हो गया है, अब इससे ज़मीन का उपयोग करके स्कूल बनाया जा सकता है, तो जिससे गरीब बच्चों का मदद होगा तो पढ़ाई में और भारत विकास करेगा। भारत विकास करेगा। जो बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है बड़े स्कूलों में, वैसे छोटे स्कूलों में सरकार के द्वारा बनाया के आके शिक्षा ले सकते हैं। चलिए, साफ तौर पे बच्चे लोग का भी यही सोच है कि सरकार जो काम कर रही है वो सकारात्मक काम कर रही है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से बयान दिया, क्या उनके बयान का कोई मायना निकलता है या फिर जो है एक बयान जो है राजनीतिक गलियारे तक ही सीमित रह जाती है, या फिर सरकार जो है कुछ उस पर जो है निर्णय लेती है। कैमरा पर्सन गांधी के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।